फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। पर क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, पर ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से आप सोच रहे हैं। एक शताब्दी में माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग 40 सेंटीमीटर बढ़ती है और जब से इसे पहली बार नापा गया है तब से यह 1 मीटर बढ़ चुका है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक बार में सबसे ज़्यादा सोने वाला एनिमल कौन सा है? तो वो एनिमल है स्नेल। इनकी एक नींद 3 साल तक चल सकती है। वैसे आप एक बार में कितना सो सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि रेनबोज देखने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो वो जगह है हवाई। हवाई में रेनबोज बहुत कॉमन है और वहाँ पर आपको डबल ओशन रेनबोज भी देखने को मिल जाएंगे। क्या आप हवाई के रेनबोज देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पेट्रोल कार्स या पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो पेट्रोल इंजन का आविष्कार निकोलास ओटो ने किया था। ये एक जर्मन इंजीनियर थे और इन्होंने सन 1876 में पहला पेट्रोल इंजन बनाया था। फ्रेंड्स, हम सब बचपन से ही किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, पर यह बात पूरी तरह सच नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है मौना किया। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो हवाई में स्थित है। सी लेवल से इसकी हाइट 4207 मीटर है, पर इस पर्वत का आधे से ज़्यादा हिस्सा महासागर के नीचे है और अगर इसके बेस से इसकी हाइट नापी जाए तो इसकी हाइट 10,210 मीटर होगी, जो माउंट एवरेस्ट से 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंची। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारी आंखों में जो भी इमेज बनती है वो 180 डिग्री रोटेट यानी उल्टी होती है, पर हमारा ब्रेन उसे ठीक करके हमें दिखाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को ऑफिस में काम करते वक्त नींद आती होगी, पर कंपनीज ऑफिस टाइम पर सोने की परमिशन नहीं देती। पर जापान में ऐसा नहीं है। जापान में कंपनीज ऑफिस टाइम पर थोड़ी देर के लिए सोने की परमिशन देती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऑफिस टाइम पर थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, जो लाइन अर्थ को डे और नाइट में बांटती है उसे टर्मिनेटर लाइन कहा जाता है। स्पेस से देखने पर इसकी स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर या 450 मीटर्स पर सेकंड की होती है। फैक्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जब भी हम इंडिपेंडेंस डे की बातें करते हैं तो हम सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स की बातें करते हैं और फ्रीडम फाइटर्स में हम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों की बातें करते हैं। पर आज हम उनकी बातें नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं 3 अननोन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, एनजी रंगा। इनका जन्म 7 नवंबर सन 1900 में हुआ था। स्वतंत्रता की लड़ाई में ये किसानों के लीडर थे और इन्हें इंडियन पीजेंट मूवमेंट का जनक भी माना जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में नेता भी रह चुके थे। 9 जून सन 1955 में इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, मातंगी हजरा। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को हुआ था। इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया था। मातंगी हजरा गांधी जी की समर्थक थी और तिरंगा झंडा लिए आप इनकी मूर्ति कई जगह देख सकते हैं। 29 सितंबर 1942 को जब तिरंगा झंडा लेकर रैली निकाली तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नंबर 3, तारा रानी श्रीवास्तव। ये भी महात्मा गांधी की समर्थक थी और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। सन 1942 में जब ये मोर्चा निकाली तब अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठीचार्ज से इनके पति की मृत्यु हो गई और उसी दिन इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या आप इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, कल है 22 अगस्त और कल है पूर्णिमा। पर कल सिर्फ पूर्णिमा नहीं है, कल है सीजनल ब्लू मून। पर यह आखिर है क्या? तो मैं आपको बता दूं, सीजनल ब्लू मून एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट यानी खगोलीय घटना है। जब एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के एक साल में एक एक्स्ट्रा फुल मून जुड़ जाता है तो हम उसे सीजनल ब्लू मून कहते हैं। पर क्या ये सच में ब्लू होता है? तो फ्रेंड्स, सीजनल ब्लू मून ब्लू नहीं होता है। तो फिर हम इसे ब्लू मून क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी एक कहानी है। सन 1883 में सीजनल ब्लू मून के दौरान एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसके कारण पूरे आकाश में धूल और गैस फैल गई और उसी धूल और गैस के कारण एक इल्यूजन क्रिएट हुआ जिससे क्राकाटोआ के लोगों को वह सीजनल मून ब्लू नज़र आया और तब से हम इसे ब्लू मून कहने लगे। एक सीजनल ब्लू मून हर 2.5 सालों के बाद आता है, तो इसका मतलब है कि आप कल के बाद सीधे 2024 में ही सीजनल ब्लू मून देख पाएंगे।
क्या आपने पहले कभी सीजनल ब्लू मून देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो माउंट एवरेस्ट का नाम एक ब्रिटिश जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। पर माउंट एवरेस्ट की हाइट को सबसे पहले राधानाथ सिकदर ने नापा था। तो माउंट एवरेस्ट का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर होना चाहिए था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को हिंदी और संस्कृत में देवगिरी कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल के स्थानीय लोग सगरमाथा कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्वर्ग का शीर्ष यानी टॉप ऑफ हेवन। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पैरासीटामोल का आविष्कार किसने किया था? तो पैरासीटामोल का आविष्कार हरमोन मॉर्स ने किया था। इन्होंने पैरासीटामोल का आविष्कार सन 1877 में कर दिया था, पर इसका व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल सन 1950 के बाद शुरू हुआ। फ्रेंड्स, आजकल लगभग सभी लोग अपने दिन का एक बड़ा पार्ट फ़ोन की स्क्रीन के सामने बिताते हैं। औसत के अनुसार भारत का एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 4.5 घंटे फ़ोन की स्क्रीन के सामने बिताता है। आप अपने दिन भर का कितना समय फ़ोन की स्क्रीन के सामने बिताते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, बुगाटी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपनी बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ियों के लिए फेमस है। पर क्या आपको पता है कि बुगाटी की गाड़ियों के टायरों की कीमत कितनी होती है? तो बुगाटी की गाड़ियों के एक टायर की कीमत लगभग 20 लाख रुपए होती है और इसके रिम की कीमत लगभग 80 लाख रुपए होती है। तो अगर आप बुगाटी की किसी गाड़ी का रिम के साथ टायर चेंज करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि किसी और प्लेनेट के मून की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये खोज करी थी गैलीलियो गैलीली ने। इन्होंने साल 1610 में जुपिटर के 4 मून यूरोपा, आईओ, कैलिस्टो और गैनीमेड की खोज करी थी। फ्रेंड्स, आपने तो सुना ही होगा कि पॉल्यूशन के कारण अर्थ की ओजोन लेयर खराब हो रही है। पर आजकल लगे कोरोना के लॉकडाउन के कारण ओजोन लेयर हील हो रही है और ये बहुत जल्द ही पूरी तरह हील हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आज से 200 करोड़ साल पहले वीनस यानी कि शुक्र ग्रह धरती के समान हुआ करता था, पर सूरज की बढ़ती गर्मी के कारण वहां का सारा पानी उड़ गया और वो आज सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन गया। फ्रेंड्स, प्राचीन समय के लोग ये मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज धरती के चक्कर लगाता है। पर फिर साल 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने यह प्रूव किया कि सूरज धरती के नहीं बल्कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मैग्नेट का आविष्कार किसने किया था? तो मैग्नेट का आविष्कार किया था विलियम गिलबर्ट ने। इन्होंने साल 1600 में मैग्नेट की खोज करी थी और उन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया था कि अर्थ स्वयं एक मैग्नेट है और यह भी बताया था कि अगर किसी मैग्नेट को हीट करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक एबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, हम सब ये जानते हैं कि चांद पर 2 लोगों ने कदम रखा है, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन अल्ड्रिन। पर यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि चांद पर 1-2 एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि पूरे 12 एस्ट्रोनॉट्स ने कदम रखा था। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारा चांद कैसे बना? तो फ्रेंड्स, पहले साइंटिस्ट मानते थे कि हमारा मून कहीं दूर आउटर स्पेस से उड़ता हुआ आया है जो अर्थ के बहुत पास से गुजरा होगा और अर्थ की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण अर्थ की ऑर्बिट में फंसकर अर्थ के चक्कर लगाने लगा होगा। पर यह बात गलत सिद्ध तब होती है जब सन 1969 में अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर पहला कदम रखा था और जब वे वापस आए तब वह अपने साथ जो चांद की मिट्टी के सैंपल्स लाए थे उनका लैब टेस्ट हुआ और उस लैब टेस्ट में जो सामने आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। चांद की मिट्टी के लैब टेस्ट में ये पाया गया कि चांद की मिट्टी और अर्थ की मिट्टी के कंपोनेंट्स बहुत हद तक सेम हैं और इस लैब टेस्ट के बाद ये साफ हो गया था कि मून कहीं दूर आउटर स्पेस से उड़ता हुआ नहीं आया है बल्कि मून अर्थ से ही निकला हुआ है। और यहीं पर निकल कर आती है वो थ्योरी जो मून के जन्म की सबसे मान्य थ्योरी है। और उस थ्योरी के अनुसार धरती के बनने के कुछ साल बाद आउटर स्पेस से एक मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट धरती से टकरा जाता है और इस टकराव से भारी मात्रा में अर्थ का मलबा स्पेस में फैल जाता है और अर्थ के चारों ओर एक रिंग बना देता है। पर वो रिंग ज़्यादा दिनों तक रिंग नहीं रह सकी। उस रिंग के सभी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से कोलाइड होने लगे और वे सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे में कोलाइड होकर एक बहुत बड़ी रॉक बन गए जिसे आज हम मून के नाम से जानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है मून का जन्म कैसे हुआ होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते ही हैं कि अर्थ की 70% से भी ज़्यादा सरफेस ओशंस से ढकी हुई है। पर क्या आपको पता है कि ओशंस में 2 लाख अलग अलग तरह के वायरस रहते हैं जिनमें से बहुत सारे वायरसों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। फ्रेंड्स, आजकल लगभग पूरे विश्व में मेट्रिक सिस्टम यानी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का चलन है। पर 3 देश ऐसे भी हैं जहां मेट्रिक सिस्टम का चलन नहीं है।
और वो देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स, म्यांमार और लाइबेरिया। क्या आपको ये पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये है नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। इसने 5 अगस्त 2012 को मार्स की सरफेस को टच किया था। पर इसकी खास बात ये है कि ये हर साल 5 अगस्त को मार्स पर अकेले खुद को हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाकर विश करता है। क्या आपने कभी खुद को हैप्पी बर्थडे विश किया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।